हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 के अध्याय जो छठा है उसके बारे में जानेंगे, जो विज्ञान का है, जे प्रक्रम इसका नाम है। इस वीडियो में हम जो है श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। और अगर आप पाचन तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका जो फर्स्ट पार्ट आप वो देखिए, जिसका मैंने वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र में हम पहले नॉर्मली बातें देखते हैं कि हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं पोषण के प्रक्रम के बाद उसका उपयोग कोशिकाएं विभिन्न जीव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा निर्माण करने के लिए करती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई खाना वगैरह खाते हैं तो पोषण के प्रक्रम, यानी पोषण का मतलब अपने खाना खा लिया, ठीक है, और उसके बाद उसका क्या हो गया है, पाचन हो चुका है। पाचन होने के बाद उसका क्या बन चुका है, ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 बन चुका है, यानी ग्लूकोज बन चुका है। और ये ग्लूकोज क्या करेंगे, जो केवल कोशिकाओं में जाके टूटेंगे, और कोशिकाओं में टूटने के बाद इसमें क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, यानी कि एनर्जी बनेगी। और इस एनर्जी का उपयोग अपने कहाँ करते हैं, विभिन्न जीव प्रक्रमों को करने के लिए करते हैं। अब जीव प्रक्रम जैसे कि अपनी बात करें, पाचन का जो काम हो गया, या फिर परिवहन तंत्र का जो काम हो गया, जैसे अपने खून को पहुंचाना शरीर के अंदर, यानी ब्लड का सप्लाई वाला काम हो गया, दिल का धड़कने वाला काम हो गया, और भी जैसे अन्य हम जो काम करते हैं, जैसे भागना दौड़ना वगैरह, जो भी हम काम करते हैं इत्यादि के लिए करते हैं, ठीक है। अब अपने बात करें कि श्वसन तंत्र यानी श्वसन होता क्या है, कि जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाकर, यानी उसकी अभिक्रिया, यानी ग्लूकोज की जो अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि C6H12O6 इसकी अभिक्रिया अपने किसके साथ करवानी है, ऑक्सीजन के साथ करवानी है। और इसके साथ इसकी अभिक्रिया यानी ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाकर इससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक है। और श्वसन अपने दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है। श्वसन तंत्र में अपने देख लेते हैं वायवीय श्वसन आखिर होता क्या है। जब श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उससे वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन करने वाले जो जीव हैं वो हैं मानव, जानवर और जीवाणु। और अवायवीय श्वसन, जब श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, यानी श्वसन तो हो रहा है लेकिन उस जानवर को ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रही है, तो उससे अपने क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। और अवायवीय श्वसन करने वाले जीव कौन से हैं, वो है यीस्ट। नेक्स्ट, अब अपने मैं आपको नॉर्मली बात बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। जब भी ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जब टूटता है तो सबसे पहले एक 3 कार्बन वाला अणु बनता है, जिसे हमने बोलते हैं पायरुवेट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज के नीचे 6 कार्बन अणु लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है, जैसे अपने यहाँ पे देखते हैं, जो एक बार करिए, जैसे C6H12O6 ये एक अणु है, लेकिन इसमें कार्बन के परमाणु कितने हैं, 6 हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ 6 कार्बन वाला अणु। अब पायरुवेट भी क्या होता है, एक अणु होता है, लेकिन इसमें कार्बन के कितने अणु होते हैं, 3 अणु होते हैं कार्बन के, ठीक है। अब अपने पहले क्या होगा, ग्लूकोज से सबसे पहले बनेगा पायरुवेट। अब पायरुवेट क्या होगा, अगर पायरुवेट की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है, यदि पायरुवेट की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो पायरुवेट टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटेगा, और साथ में बनती है एनर्जी। और यदि पायरुवेट क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में, इसका मतलब है यानी कि ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन कम मात्रा में मिल रही है, ठीक है, तब ये पायरुवेट किस में टूटता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है, यानी कि इसमें लैक्टिक अम्ल बनेगा, ठीक है। और यदि पायरुवेट क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है, यानी इसको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिल रही पायरुवेट को, तब क्या बनेगा, तब बनेगा अपना इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो इथेनॉल जो होता है वो 2 कार्बन वाला अणु होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि जो यीस्ट में तो क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। और हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि हमारी हाथ की जो पेशी कोशिकाएं होगी, हमारी जो टांग की जो पेशी कोशिका होगी, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव रह जाता है, जिस कारण से लैक्टिक अम्ल बनता है। और ये जब भी लैक्टिक अम्ल बनता है ना, तो वो ऐंठन का कारण बनता है। आपने कभी देखा होगा कि जब अपने भागते हैं तो वो हमारे टांगों
की जो पिंडियाँ होती हैं इसमें दर्द करने लग जाता है, तो वो लैक्टिक अम्ल बनता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे दर्द करता है। और जब अपने सब्सन करते हैं ऑक्सीजन की स्थिति में अगर यदि पायरुवेट टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है, साथ में ऊर्जा बनती है। और ये काम सब कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, अब इसमें लिखा हुआ है कि सभी जीवों को ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से छुटकारा पाने के लिए विशिष्ट अंगों का विकास हुआ है। अब इसमें कहने का मतलब क्या है, अपने शरीर में जो भी अपने ऑक्सीजन वगैरह बनती है और अपने शरीर में जो भी अपने जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है, अब उसको किस तरह से अपने शरीर से बाहर निकालें और किस तरह से ऑक्सीजन गैस को लें, इसके लिए एक स्पेशल अंग बने होते हैं। ठीक है, और वो स्पेशल अंग कौन से हैं? अगर अपने मानव शरीर की बात करें, वो उन विशिष्ट अंगों की बात करें तो वो तो है फेफड़े। फेफड़ों के जरिए अपने क्या लेते हैं कि अपने सांस वगैरह लेते हैं और वहीं से अपने क्या निकालते हैं, सांस वगैरह निकालते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, जलीय जीव जंतु ऑक्सीजन को सीधे ही वायुमंडल से नहीं ले सकते, इसलिए वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग ही श्वसन के लिए कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है जो जल में जो जीव रहते हैं, जो जल के अंदर रहते हैं, जैसे कि मछली वगैरह जो जल में रहती है, वो वातावरण से सीधी ही ऑक्सीजन गैस नहीं ले सकती। वातावरण से जो है सीधी ऑक्सीजन गैस नहीं ले सकती, वो केवल जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है केवल उसे ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें कि मानव और अन्य स्तनधारी जीव, मानव तथा अन्य स्तनधारी जो जीव होते हैं, मानव और अन्य स्तनधारी जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन को सीधे ही वायुमंडल से ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपने कि अपने जो फेफड़े में होता है वो अपने ऑक्सीजन पहले कहाँ कहाँ से जाती है और लास्ट में कहाँ तक पहुँचती है, उसके बारे में बात करते हैं। अपने जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो नासाद्वार से लेते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद नासाद्वार से जाती है ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी के बाद जाती है वो सवर यंत्र में, सवर यंत्र से होती हुई वो श्वास नली में जाएगी, श्वास नली के बाद वो श्वसनी में, और उसके बाद श्वसनिकाई में, और श्वास निकाय से होते हुए वो कुपिकाओं में जाती है और लास्ट में वो जाती है केशिकाओं में। और यहाँ पे यहीं से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है वो केशिकाओं से कुपिका में, कुपिकाओं से श्वास निकाय में, यहाँ से श्वसनी में, श्वसनी से होती है श्वास नली में, श्वास नली से होती है स्वर यंत्र में, यहाँ से ग्रसनी में, और उसके बाद लास्ट में नासाद्वार के जरिए अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकाल देते हैं। यानी ऑक्सीजन गैस तो प्रवेश, यदि अपनी बात करें ऑक्सीजन जो गैस है वो नासाद्वार से प्रवेश करती है और लास्ट में केशिकाओं तक जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो केशिकाओं से होते हुए लास्ट में नासाद्वार से अपने बाहर निकाल देते हैं। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं कुपिका क्या होती है। कुपिका श्वसन तंत्र में पाई जाने वाली गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसमें गैसों का विनिमय होता है, और इसमें जो गैसों का जो विनिमय है वो विसरण विधि द्वारा होता है। अब अपने बात करते हैं केशिकाएं क्या होती है, तो केशिकाएं बाल जैसी पतली रक्त वाहिकाएं होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं कुपिका को चित्र दिखाया गया होगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो इस तरह से अपना श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।